वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का एक सैंपल पेपर। इसमें आपको पेपर में सेक्शन ए बी सी तमाम दिए जाएंगे। उसके बाद पेपर के आखिर में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। टाइमलाइन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, काइंडली आप जाके ट्रैक उस क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। शुक्रिया। एमसीक्यूज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में 17 एमसीक्यूज हैं जो इजी एमसीक्यूज हैं, और सेकंड पार्ट में 17 एमसीक्यूज हैं जो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं। इजी एमसीक्यूज नंबर 1 टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगी जब 5.85 ग्राम ऑफ NaCl को हम डिजोल्व करेंगे 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। NaCl का मोलर मैस होता है 58.5, तो मोल्स होंगे गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस है हमारे पास 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो 0.1 मोल, और मोलैरिटी होती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और जैसे जानते हैं 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब, तो 0.1 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 मोल मोलैरिटी। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो इनवैलिड है, जो नहीं हो सकता। फॉर एन अगर 1 हो तो एल सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, एल 1 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी में देखिएगा, एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है, 1 किसी सूरत नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास इनवैलिड है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने पूछा कौन सा इनवैलिड होगा, कौन सा इसमें से नहीं हो सकता। N3 हो तो L2 हो सकता है, N2 हो तो L1 हो सकता है, N4 हो तो L3 हो सकता है, लेकिन N1 हो तो L0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, अगर प्रेशर को हम डबल कर दें तो वॉल्यूम का क्या होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम हमारा हाफ हो जाएगा। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा सब्सटेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसमें NH3 अमोनिया, NH3 है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसलिए हमारे पास जो हाइड्रो बॉन्डिंग अनेबल होगा वो होगा बी ऑप्शन, अमोनिया। टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो CH4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा जिसमें एक S और 3 P ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, तो ये बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी। थर्मोकेमिस्ट्री में से कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, जैसे कि कंबस्टन जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एनी कंबस्टन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सोल्यूशन से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड अपॉन सोल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन ए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन विच अकर एट द एनोड, तो एनोड पे हमारा क्लोरीन आयन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 9 केमिकल काइनेटिक्स है। फॉर द रिएक्शन 2A+B ये चेंज हो रहा है C में, अगर ए को हम डबल कर दें तो क्वार्टरपल रेट हो जाता है रिएक्शन का। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए अगर ए को डबल करें तो रेट जो है 4 टाइम बढ़ गया, इसका मतलब है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑप्शन बी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MCQ होता है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। इस कंपाउंड में टोटल हमारे पास 6 कार्बन है जिसमें से एक ब्रांच है, अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो ये ब्रांच होकर है, बाकी बचे 5 कार्बन। इसका मतलब है ये पेंटेन है और एक ब्रांच है, और वो ब्रांच थर्ड कार्बन के साथ 1 2 थर्ड कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि ये ब्रांच इसके साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन ए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से हमारा MCQ है कि इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप नहीं करती। नेक्स्ट MCQ तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री से है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर ऐड करे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। तो 10 ग्राम को इसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन के आ जाएंगे 5 मोल, और 64 ग्राम को ऑक्सीजन के मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो इसके आ जाएंगे 2 मोल। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से ऐड करते हैं। तो अगर हमारा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता तो 5 मोल हाइड्रोजन के लिए 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए थे, लेकिन 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें 4 मोल हाइड्रोजन चाहिए थे, तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा वो हो गई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि आइसोटोप हैव द सेम, आइसोटोप में क्या चीज़ सेम होती है। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 14 केमिकल बॉन्डिंग से है विच मालिक्यूल है द लीनियर ज्योमेट्री। तो CO2 को देखें तो ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो CO2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं, तो CO2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा थर्मोकेमिस्ट्री से है कि अगर डेल्टा H1 हमारे पास -200 किलो जूल हो, डेल्टा H2 -150 किलो जूल हो, तो टोटल डेल्टा H क्या होगा। टोटल डेल्टा H सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर -350 किलो जूल आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, उसके एक साइड पे हाइड्रोजन का होना लाजमी है, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन हो सकती है। तो इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, CHO, CHO, क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन होना लाजमी है एल्डिहाइड के, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लास्ट MCQ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है
व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि पॉजिटिव ई नॉट इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनिटी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमारा सेकंड सेट ऑफ एमसीक्यू नंबर 1 ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। इसमें भी सेम पूछा गया है कि कौन सा क्वांटम नंबर इनवैलिड है 4f के लिए। अब यहाँ पे बताया गया 4f। अगर 4f सब ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू तो 4 होगी, और n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू n में से 1 माइनस करके आएगी। l की वैल्यू हमेशा 3 होगी, 2 नहीं हो सकती। 2 नहीं हो सकती क्योंकि l जो होता है वो n माइनस 1 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा इनवैलिड है क्योंकि ये काम नहीं हो सकता। एल की वैल्यू टू जो है वो सिर्फ डी ऑर्बिटल के लिए हो सकती है, एफ ऑर्बिटल के लिए नहीं हो सकती। एमसीक्यू नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग से है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2-2 चार्ज, इसे पारोक्साइड आयन भी कहते हैं, वो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट O2-2 या पारोक्साइड का होगा 10-6/2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ऑप्शन ए इज आवर ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू हमारा थर्मोडाइनमिक्स से है। फार्दर रिएक्शन जिसकी डेल्टा एच है प्लस 120 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एंट्रोपी है 1 प्लस 150 जूल पर केल्विन पर मोल, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस? जैसे हम जानते हैं कि चेंज एंट्रोपी का फार्मूला होता है एनर्जी क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एब्सोल्यूट। तो टेम्परेचर इधर आ जाएगा और एंट्रोपी इधर चली जाएगी। तो जो एनर्जी की जगह दी हुआ है डेल्टा एच, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और एंट्रोपी में दी हुई है 150। ये हमें किलो में दिया हुआ था, इसलिए हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 800 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो एब्सोल्यूट में ली जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 800 केल्विन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू इक्विलिब्रियम से है कि एक रिएक्शन है 2SO2 ऑक्सीजन से ऐड करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में आ रहा है, जिसमें Kp की वैल्यू हमें दी गई है। तो Kc की वैल्यू क्या होगी? Kp जो होता है वो Kc RT की पावर डेल्टा एन होता है, और डेल्टा एन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट में 2 मोल हैं और रिएक्टर में 3 मोल हैं। तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। आर जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298 केल्विन, 298 केल्विन लिखा है, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.1 × 10⁻12, ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 5 हमें लिया रेडोस रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं। एक हमें रिएक्शन दिया गया है इन अ बेसिक मीडियम, हाउ मेनी मोल ऑफ OH माइनस आयन आर कंज्यूम्ड। इसमें पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, फिर रिडक्शन रिएक्शन हुआ, जिससे 6 क्लोरीन आयन पैदा हुए हैं। 6 क्लोरीन आयन के लिए 6 OH माइनस आयन कंज्यूम होंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट चैप्टर से है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब प्रोपेन अंडरगो करेगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एंटी मार्को निको रूल एडिशन के मुताबिक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है वो देगा 1 प्रोपानोल। तो प्रोपीन से वो 1 प्रोपानोल बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है कि कौन सा पोल्यूटेंट है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये फोटोलाइसिस करती है, ओजोन बनाती है, और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स बनाती है, जिसे हम पैंस कहते हैं। ये की कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। इसमें से हमारे पास NO2 अवेलेबल है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एक गैस डेविएट कर जाती है मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर। तो गैसेस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये डेविएट करती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। 9 एमसीक्यू पी ब्लॉक एलिमेंट से है। व्हेन विच बोरॉन कंपाउंड हैज बनाना शेप्ड बॉन्ड? तो डाई बोरोन B2H6 है 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बनाना शेप बॉन्ड, ऑप्शन ए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है कि इसका IPX नेम क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये पेंट आएगा, और सेकंड कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप ऐड है, तो ये पेंट 2 ओन हो जाएगा। थर्ड कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, और फोर्थ के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो क्योंकि इथाइल 3 के साथ अटैच है तो 3 इथाइल हो जाएगा, मिथाइल 4 के साथ अटैच है तो 4 मिथाइल हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग थी, वो मैंने ठीक कर दी है। नेक्स्ट एमसी हमारा केमिकल काइनेटिक्स से है। ये रिएक्शन रेट हमारा डबल हो जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 300 केल्विन से 310 केल्विन तक। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? Ln2 और जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू में दी हुई है। आर हिने से क्वेश्चन लगाएंगे K2 और K1 EA/R 1/T1 - 1/T2। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी 72.4 किलो जूल पर मोल, बी ऑप्शन। एमसी नोट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक +2 से जिंक और कैल्शियम +2 से कॉपर, ये दिए -0.76 वोल्ट एंड 0.34 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ई नॉट ऑफ द सेल? ई नॉट निकालना होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कॉपर हमारा कैथोड होगा और जिंक का पोटेंशियल हमारा एनोड होगा। तो कॉपर की वैल्यू माइनस जिंक की वैल्यू दिया जाएगा 1.10 वोल्ट, ऑप्शन बी। हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IPX नेम पूछा गया है। तो लाइगन मेटल अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, तो देखें जो अमाइन है वो 4 है, तो टेट्रा अमाइन हो जाएगा, टेट्रा अमाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्लोरीन 2 है तो डाई क्लोर हो जाएगा। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ अमाइन आ रहा है, तो ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन हमारे पास स्टेट 3 होगी, और साथ में एक क्लोरीन के लिए आ जाएगा क्लोराइड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
14 हमारा हेलो अल्केन से है, विच रिएक्शन प्रोसीड विया एन SN1 मैकेनिज्म। टर्शरी हेलो अल्केन्स या CH3 होल ट्वाइस CBr प्लस NaOH जो एक्वस होगा, ये SN1 मैकेनिज्म करेंगे ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेशन फॉर्मेशन। 15 है कि विच इज द एग्जांपल ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में इन्वॉल्व होता है कन्वर्टिंग अ पेरिस्पेट इनटू कोलाइड, जो पेरिस्पेशन होती है कोलाइड में कन्वर्ट होती है बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे FeCl3 ये कन्वर्ट हो जाएगी FeOH होल ट्राई सोल्यूशन में। तो ऑप्शन बी। MCQ 16 है कि डैनियल सेल ऑपरेट हो रहा है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन विद जिंक पराजिटू की मोलैरिटी है 0.1 मोलर और कॉपर +2 की मोलैरिटी है 0.01 मोलर। तो कैलकुलेट करें EMF ऑफ सेल एट 298 केल्विन। इसके लिए हम नर्सरी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। कुछ MCQ हमारे पेपर में कॉन्सेप्चुअल भी आ जाते हैं, तो नर्सरी इक्वेशन यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें 0.059 और n इंटू लॉग जिंक +2 और कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन होगी। इसमें सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ रहा होगा 1.07 वोल्ट। हमारे गिवन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो उसको हम ले लेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, अवैल्यूएट टू बी √24 BM। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए n होता है, एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, इसलिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। म्यू की वैल्यू √24 है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, ऑप्शन बी। सेक्शन बी, इसमें 14 क्वेश्चन ये हैं और हर क्वेश्चन के साथ और के साथ 14 क्वेश्चन ही हैं। पहले हम ये वाले 14 क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन को करने के बाद फिर और वाले दूसरे क्वेश्चन करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम स्पिन हो कैन नॉट रिजाइड इन एन ऑर्बिटल, वो एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू फर्मियंस कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। कोई से 2 फर्मियन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो ये पॉसिबल नहीं है, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे फर्मियन हैं। इनमें 4 क्वांटम नंबर है, हमारे पास n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं, फिर l है एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल शेप डिफाइन करता है, फिर m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर s स्पिन क्वांटम नंबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उनका n, l और m तीनों सेम होंगे, तो सिर्फ जो डिफरेंस आ जाएगा वो स्पिन का आ जाएगा, उनकी स्पिन अपोजिट होगी। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो उनके चारों के चारों ऑर्बिटल जो हो जाएंगे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, इसलिए अगर एक की स्पिन अप है तो दूसरे की स्पिन डाउन होगी। डिफाइन करें क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड द टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल वेयर एटम, आयन और मॉलिक्यूल ये अरेंज होंगे इन हॉली ऑर्डर रिपीटिंग 3 डिमेंशनल पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इस एग्जाम्पल में हम नमक ले सकते हैं NaCl, आयनिक क्रिस्टल है, ये डायमंड ले सकते हैं जो कोवलेंट क्रिस्टल है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल से द हैबिट ऑफ क्रिस्टल रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अ स्टर्नर शेप इन्फ्लुएंस बाय ग्रोथ कंडीशंस, जिसमें है टेम्परेचर, प्रेशर और सॉल्वेंट इफेक्ट, इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस और सिमेट्री ऑफ लैटिस। कॉमन हैबिट इसमें इंक्लूड होता है क्यूबिक शेप, नीडल लाइक या टेबुलर और डेंड्राइटिक शेप्स। एसिडिक स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोजन फ्लोराइड की HI से मुख्तलिफ क्यों होती है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को देखा जाए तो HF जो है वो वीकर है देन HI ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जो HF का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है बिकॉज फ्लोरीन बहुत ही छोटा होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। और HI का बॉन्ड बहुत ही कमज़ोर है। थर्मल स्टेबिलिटी देखी जाए तो HF मोर थर्मली स्टेबल है क्योंकि HF का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये रेजिस्ट करता है टूटने के खिलाफ, डिकम्पोजिशन के अगेंस्ट। और HI बॉन्ड ईजिली डिकम्पोज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर पे क्योंकि ये एक वीक बॉन्ड है। क्यों 2 मोल सोडियम की रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के। ये हमने रिएक्शन दिया है कि 2 मोल सोडियम एटम 1 मोल क्लोरीन गैस से रिएक्ट करते हैं क्योंकि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और क्लोरीन एक डायटॉमिक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो 2 सोडियम एटम हमें रिक्वायर्ड होंगे टू बैलेंस द चार्ज। 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेंगे। अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दोनों टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये भी NH3 है, ये भी BF3 है। द डायपोल मूवमेंट ऑफ BF3 ये 0 है, लेकिन अमोनिया की डायपोल मूवमेंट 1.49 डायपोल है, वो क्यों। अमोनिया की ट्राइगोनल बाय पैरामाइडल ज्योमेट्री होती है और साथ में एक लून पेयर होता है और नाइट्रोजन। ये अब इसका लून पेयर भी है और NH बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है, और ये पोलर और ये एसिमेट्री क्रिएट करती है 1.49 डायपोल का मूवमेंट। जबकि BF3 एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इसे 3 BF बॉन्ड है, वो सिमेट्रिकल है, कोई लून पेयर नहीं है। देयर डायपोल मूवमेंट जो है वो अरेंज होती है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, रिजल्ट में उनकी नेट डायपोल मूवमेंट क्या आती है 0। 6 मेजरमेंट बताएं जो प्रोटेक्ट भी करें और प्रिजर्व भी करें वाटर रिसोर्सेज को, जिसमें हमारे पास है रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्वेशन, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, लेजिस्लेशन,
कि इन्फोर्स करें लॉज को, प्रिवेंट ओवर एक्सट्रैक्शन और कंटामिनेशन, पब्लिक अवेयरनेस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एफॉरेस्टेशन। साथ में इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख दीजिएगा। ड्रॉ करें 2D डिस्प्ले फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट है हमारे पास NN डाई मिथाइल इथेन अमाइन। NN शो कर रहा है कि स्टेट चेंज है, डाई मिथाइल दो हमने यहाँ पे डाई मिथाइल लगा लिए, साथ में फिर आ गया इथेन और साथ में नाइट्रोजन आ गया अमाइन। नेक्स्ट है अल्फा इथाइल बीटा मिथाइल वालर एल्डिहाइड, इसका दूसरा नाम होता है 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटानॉल। तो पेंटानॉल एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। फिर 2 इथाइल, सेकंड कार्बन के साथ हमने इथाइल लगा दिया, थर्ड कार्बन के साथ हमने ये हमने मिथाइल लगा दिया। पेंटा मीन स्टेट चेंज में हमारे 5 कार्बन एटम होंगे, तो ये हमारा इसका 2D फार्मूला होगा। नेक्स्ट है 2 क्लोरो 3 फिनाइल पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया हमने, 2 के साथ हमने क्लोरो लगा दिया, 3 के साथ हमने फिनाइल लगा दिया, फिनाइल C6H5 फिनाइल लगा दिया, और फिर पेंटानोइक एसिड, और ये 5 कार्बन की हमने चेन बना दी। प्रेजेंट होती है इन द नॉर्मल ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड। ऑक्साइड में Na2O और MgO जो कि आयनिक साइड है मेटल और नॉन मेटल के एडिशन से, और आगे Al2O3 आयनिक विद सम कोवलेंट कैरेक्टर, फिर SiO2 कोवलेंट नेटवर्क, और P4O10 और SO3 कोवलेंट मॉलिक्यूल। क्लोराइड्स में है NaCl MgCl2 ये आयनिक हैं, और AlCl3 ये कोवलेंट लो चार्ज डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर SiCl4 PCl5 ये कोवलेंट है। गिव 2 पॉसिबल वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम। एक है कांस्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ओवर टाइम। दूसरा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर प्रेशर डेंसिटी वो चेंज नहीं होंगी। तीसरा रिवर्सिबल रिएक्शन, इन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन वो सेम रेट पे होंगे, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। डिस्कस करें स्ट्रक्चर सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल अमाइंस का। सेकेंडरी अल्काइल अमाइन का जनरल फार्मूला होता है रेडिकल NH रेडिकल, नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 कार्बन एटम के साथ और 1 हाइड्रोजन एटम के साथ। नाइट्रोजन हैज अ लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पैरामाइडल होती है। डाई इथाइल अमाइड इसकी एग्जाम्पल है। टर्शरी का जनरल फार्मूला होता है RnR सेकेंड रेडिकल। 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं नाइट्रोजन के साथ, 1 लून पेयर और 3 अल्काइल रेडिकल। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इनका भी एक लोन पेयर होता है। ज्योमेट्री इनकी भी ट्राइगोनल पायरामाइडल होती है लाइक सिमिलर टू सेकेंडरी अमाइन, और इसी एग्जांपल है ट्राई मिथाइल अमाइन। सिमिलरिटी और डिफरेंस में दे सकते हैं, इनका फार्मूला डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ R ग्रुप इसमें 2 होते हैं, टर्शरी में 3 होते हैं, हाइड्रोजन के साथ ये 1 बॉन्ड बनाता है, ये बिल्कुल नहीं बनाता, बाकी हमारी चीज़ें सेम होती हैं। के अल्फ़ा और के बीटा से क्या बनता है, के ए ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और के बी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। इनके रिलेशनशिप में के ए मल्टीप्लाई बाई के बी ये के डब्ल्यू होता है, और के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। लोअर के का मतलब है वीक एसिड, और के मेजर करता है हो वेल एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन, और के बी मेजर करता है हो वेल अ बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन। वीक एसिड के लिए हाइड्रोजन एसिड H+ और A- साइन बनाते हैं, और के की एक्सप्रेशन होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट H+ A- ओवर HA। हायर के मीन की वैल्यू होती है स्ट्रॉन्गर एसिड, और लोअर के की वैल्यू होती है वीक एसिड। हायर के बी की वैल्यू होगी स्ट्रॉन्गर बेस, इसी तरह लोअर के बी की वैल्यू होगी वीक बेस, और सिमिलर इक्वेशन इसकी भी है एसिड की तरह, लेकिन यहाँ पे ये H+ साइन की जगह OH- साइन बनाएंगे। इनका रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया कि के ए को मल्टीप्लाई किया जाए के बी से, तो के डब्ल्यू आती है जिसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन टर्म्स ऑफ पी के और पी के बी देखा जाए तो पी के ए प्लस पी के बी किया जाए तो इनकी वैल्यू 14 आती होती है। पी के ए होता है माइनस लॉग ऑफ के ए और पी के बी होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड ऑफ के ए की वैल्यू में दी हुई है, हम इसकी इक्वेशन में पुट करेंगे, के डब्ल्यू की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 है, के ए से डिवाइड हो जाएगा और इस तरह हमारी के बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा हायर के होगी तो उसकी वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, लो के बी की वैल्यू होगी। के की वैल्यू ज़्यादा है तो के बी की वैल्यू कम होगी, के बी की ज़्यादा है तो के ए की वैल्यू कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप कैलकुलेट करें। डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाए हैं। हमें डाटा में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हमें ये 4 वैल्यूज हमें दी हुई है रिस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी इंथैल्पी डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये H2O लिखा हुआ है H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस रिएक्टेंट है तो यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज का 1 ही मोल है तो उसकी वैल्यू लिख लेंगे। ऑक्सीजन की 6 हैं तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। बाद में हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा डेल्टा H निकल आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड होती है मैक्सिमम प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टोइकोमेट्री आइडियल कंडीशन में, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितनी यील्ड हासिल होगी। एक्चुअल यील्ड होती है अमाउंट एक्चुअली ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंटली। तो परसेंटेज यील्ड होती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ लिखा हुआ था, मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक सोल्यूशन है MgNO3 होल ट्वाइस ऑफन पेरिस्पेट एज MgOH ट्वाइस। इफ पीएच अगर सोल्यूशन की हो 9 और उसकी मोलैरिटी हो 0.001 मोलर सोल्यूशन हो MgNO3 होल ट्वाइस की, तो क्या MgOH ट्वाइस की पेरिस्पेशन होगी। KSP की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 8.9 × 10⁻⁻12। पेरिस्पेशन चेक करने के लिए हमें Q की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि मैग्नीशियम आयन और OH माइनस आयन। अब मैग्नीशियम में +2 है तो OH की वैल्यू भी -2 में पावर 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन दी हुई है, pH 9 से हम OH की कंसंट्रेशन लगा लेंगे, ये आ जाएगी 10⁻⁻5। यहाँ 10⁻⁻5 पुट करेंगे और इसकी मोलैरिटी हमें मोलर पहले दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, Q की वैल्यू को KSP की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब Q की वैल्यू क्योंकि कम है KSP से तो कोई पेरिस्पेशन नहीं होगी, अगर ज़्यादा होती तो फिर होती। अब हम सेक्शन बी के और वाले क्वेश्चन करेंगे। इन वर्स रिस्पेक्ट मेटल डिफरेंट होते हैं मेटोलाइट से। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इसमें डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेटलाइज ये सेमी कंडक्टर होते हैं, देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल जो मीएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टर्स होते हैं। और मेटलाइज जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, और कुछ में इंटरमीडिएट लस्टर भी होता है। केमिकल बिहेवियर में मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन और मेटलाइज कैन विद बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर, जिसमें बोरॉन फॉर्म करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। फिर प्रोडिक टेबल पोजीशन भी है, मेटल्स लेफ्ट सेट एंड सेंटर होते हैं जैसे फेरस और कॉपर, और मेटलाइज फ्रॉम द डायगोनल लाइन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बाउंड्री बनाते हैं मेटल और नॉन मेटल के दरमियान डायगोनल लाइन में। सेकंड में फर्स्ट पार्ट है हाउ कैन यू कन्वर्ट इथोनाइक एसिड को इथानोल, तो प्रोपानाइक एसिड को प्रोपानोल कैसे बनाएंगे। तो प्रोपानाइक एसिड को प्रोपानोल बनाने के लिए हम रिडक्शन करेंगे, जिसके लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे। तो ये रिड्यूस करेगा और प्रोपानाइक एसिड को ये प्रोपानोल में कन्वर्ट कर देगा अंडर एनहाइड्रेस कंडीशन। फिर हम प्रोपानोल को एस्टर में कन्वर्ट करेंगे, जिसे एस्टिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए रिएजेंट होगा एसिटिक एसिड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। कंडीशन होगी हीट अंडर रिफ्लेक्स। तो प्रोपानोल इथोनाइक एसिड के साथ ऐड करेगा और ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में हमें 2 मेन फैक्टर बताने हैं जो कंट्रोल करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनल एल्केन्स। तो पहला है बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन एंड होलोजीन, कि वीक बॉन्ड जो होते हैं जैसे क्लोरीन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं फास्टर दैन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जैसे कार्बन और क्लोरीन। कार्बन और आयोडीन वीक बॉन्ड और कार्बन और क्लोरीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लें, आइडोल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर दैन क्लोरोल्केन्स। और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट। टर्शरी कार्बोकेशन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी से। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। एग्जाम्पल है SN1 रिएक्शन फेवर करता है टर्शरी हैलोजिनो अल्केन्स को। डिफ्रेंशिएट करना है हमने थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में ये कंडक्ट होता है हाई टेम्परेचर 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर। कैटालिटिक क्रैकिंग में लोअर टेम्परेचर होता है और जीरो लाइट कैटालाइसिस होते हैं। ये लोअर टेम्परेचर पे हम कैटालिस यूज़ करते हुए वही काम करवा लेते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट चेंज अल्कीन्स एंड अल्केन्स जैसे इथाइलिन है। और कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूस करते हैं ब्रॉन्ज चेंज अल्कीन जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या हाई ऑक्टेन गैसोलीन है। इसमें कोई कैटालिस्ट यूज़ नहीं होता, और इसमें कैटालिस्ट यूज़ होता है जैसे सिलिका एल्यूमिनिया। ये एनहेंस कर देता है रिएक्शन की एफिशिएंसी को। तो इसमें हाई टेम्परेचर, इसमें लो टेम्परेचर, इसमें नो कैटालिस्ट, इसमें कैटालिस्ट। ये प्रोड्यूस करते हैं शॉर्टर चेंज और ये प्रोड्यूस करते हैं ब्रॉन्ज चेंज। क्वेश्चन 5 में डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू सेपरेट करें 1 मोल ऑफ किसी भी आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयन। जैसे NaCl सॉलिड था, इसके 1 मोल गैसियस आयन को हमने सेपरेट कर दिया, Na+ को गैस और Cl- को गैस को प्लस कर दिया। तो इसमें डेल्टा H ग्रेटर दैन 0 होता है, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है, इस तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है व्हेन आयन आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये आयन अगर वाटर मॉलिक्यूल के सराउंड हो जाएं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ये नॉर्मली नेगेटिव होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसे कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करती है एल्कीन को। कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है अल्टरनेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, अलोइंग डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन over adjacent p orbital. This delocalization lower the overall energy of the molecule and increase stability, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एग्जाम्पल जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन ये ज़्यादा स्टेबल है 1 पेंटीन के मुकाबले में ड्यू टू कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट में हमने प्रेजेंस ऑफ ये 2 ग्रुप को अल्कोहल में हमने प्रेडिक्ट करना है। कैसे करेंगे? नंबर 1 सेकेंडरी अल्कोहल का रेडिकल, इसकी टेस्टिंग करने के लिए पोटेशियम क्रोमेट या प्रोटॉन लेंगे। ऑब्जर्वेशन कोई रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंडरी अल्कोहल रेजिस्ट माइल्ड ऑक्सीडेशन। और प्राइमरी अल्कोहल के लिए इसका टेस्ट है लुकास रीजन, जिंक डाइक्लोराइड या HCl। नो टर्बिडिटी होगी एट रूम टेम्परेचर, टर्बिडिटी फॉर्म ओनली फॉर टर्शरी अल्कोहल।
8 में हमने एप्लीकेशन लिखनी है सल्फर कंपाउंड की। वल्कनाइजेशन होती है रबड़ की। सल्फर के क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन इंप्रूव करते हैं इलास्टिसिटी को। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन यूज इन फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट एंड बैटरीज। और फार्मास्यूटिकल सल्फर ड्रग्स एग्जाम्पल है सल्फानामाइड्स एक्ट एज एंटीबायोटिक्स। 9 क्वेश्चन में क्वांटम नंबर बताना है n इज इक्वल टू 4। तो ऑस्मोथल क्वांटम नंबर में L जो होता है वो n-1 होता है, यानी कि 3 होगा, तो 0 1 2 3 S-P-D-F। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L0 होगा तो M0 होगा, L1 होगा तो M-1 0 +1 होगा, 3 वैल्यूज़ हैं। और L2 होगा तो M की वैल्यू -2 से +2 तक होगी 5 वैल्यूज़। L3 होगा तो M की वैल्यू -3 से +3 तक होगी 7 वैल्यूज़। तो टोटल 16 वैल्यूज़ M की पॉसिबल हैं। तैयार करें 2 हाइड्रोप्रोपानोइक एसिड, जिसे हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, इथानॉल से। पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे इथानॉल की KMnO4 प्रोटॉन मौजूदगी में, तो इथानॉल इथानोइक एसिड बन जाएगा। फिर साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन करेंगे जिसमें इथानोइक एसिड HCN के साथ ऐड करके CH3COOH साइनाइड बन जाएगा। फिर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, पानी से ऐड करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और कैलकुलेट करें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। एप्लीकेशन में है कि ये डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलर वेट, आइडेंटिफाई करता है आइसोटोप को, इसके अलावा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी एनालाइज कर लेता है। अगर हम अब क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है तो हमने 2 आइसोटोप्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनकी नेचुरल अबंडेंस है 75% और 25%। परसेंट को 100 से डिवाइड करके इनके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकल आएगा। एसी रेट को डिफाइन करना है, ऐसी पेरिस्पेशन ऐसी रेंज जिसकी pH 5.6 से कम हो, उसमें SO2 और NOx डिजॉल्व किए, उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। रीज़न सल्फर फ्रॉम कोयल कम्बशन से SO2 बनाता है, SO2 फिर ऑक्सीजन के साथ SO3 गैस बनाती है, और ये मॉइस्चर वाटर वेपर से ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड बना जाता है। NOx की हमारी गाड़ी से आउट होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से ऐड करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना देते हैं। नाइट्रोजन में सिग्मा 2 PS की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है π2 py और π2 pz से? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसमें sp मिक्सिंग होती है। सिमिलर एनर्जी लेवल 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, जिससे लोअर हो जाता है एनर्जी सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। इनकी एनर्जी लो होने की वजह से इसका उल्टा होता है, सिग्मा 2 पाई एनर्जी अबव हो जाती है π2 से। सिग्मा 2p ऑर्बिटल की एनर्जी रेज हो जाती है π2p ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से सिग्मा 2 पाई x ऑर्बिटल इज हायर एनर्जी होती है इसकी π2py ऑर्बिटल और π2pz ऑर्बिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे सरफेस टेंशन ऑफ वेरिएशन इन वाटर, इथानॉल और हेक्सेन। सरफेस टेंशन डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पे। वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है 7.29 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथानॉल की 2.28 है, क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू OH ग्रुप। और हेक्सेन की 1.84 है, इसमें ओनली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। तो सरफेस टेंशन वाटर की ज़्यादा होगी इथानॉल से, और इथानॉल की ज़्यादा होगी हेक्सेन से। अब हम सेक्शन सी के पहले ये 4 क्वेश्चन करेंगे। अल्कीन बिलोंग करते हैं हाइड्रोकार्बन क्लास से, तो वाई डू अल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन। अल्कीन में हम जैसे जानते हैं इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन दूसरा पाई बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। पाई इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज होता है, और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत आसानी से हो जाता है। तो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, अलाउइंग टू न्यू एटम द ग्रुप टू अटैच टू द कार्बन, फार्मिंग अ न्यू सिंगल बॉन्ड्स। ये प्रोसेस एनर्जेटिकली फेवर है, बिकॉज इट कन्वर्ट अनस्टेबल पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है ये सिग्मा बॉन्ड में जो ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड पार्ट में कि जब प्रोपेन इज बबल्ड ओवर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हमें मिक्सचर मिलता है 1 ब्रोमोप्रोपेन का और 2 ब्रोमोप्रोपेन का। आइडेंटिफाई करें एंड जस्टिफाई करें मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स को फॉर्म और राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मेजर प्रोडक्ट हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, माइनर होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन। HBr एक्ट करेगा एज एन एसिड, और ये डोनेट करेगा प्रोटॉन को टू द डबल बॉन्ड। द प्रोटॉन अटैक टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जिसे मार्कोव-निकोव रूल भी कहते हैं, फार्मिंग अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेशन फॉर्म करेंगे सेकेंडरी एट सेकंड कार्बन, विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेशन एट C1 ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स। दूसरा हमारा न्यूक्लियोफिल अटैक है कि ब्रोमीन आयन Br- आयन अटैक करेगा कार्बोकेशन एट द मोर स्टेबल पोजीशन C2, फार्मिंग 2 ब्रोमोप्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ 1 bromopropane formed due to minor primary carbocation formation, but it is less favored. इसकी रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, सेकेंडरी इज ग्रेटर दैन प्राइमरी, और मार्कोव-निकोव रूल, द प्रोटॉन ऐड टू द कार्बन विद मोर हाइड्रोजन। ये मार्कोव-निकोव रूल है, प्रोटॉन उसके साथ ऐड होएगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा है। 4 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम अमोनिया बना रहे हैं, तो 3 फैक्टर एक्सप्लेन करें जिससे हमारी आउटपुट यील्ड ऑफ अमोनिया ज़्यादा हो जाए। तो फर्स्ट फैक्टर होगा अगर प्रेशर हाई कर दें 200 से 300 ATM अकॉर्डिंग टू लीच-चार्टियर प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग प्रेशर होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स
अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के यहाँ पे 2 मोल हैं प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के हमारे 4 मोल हैं। तो जिस तरफ मोल कम हो हाई प्रेशर से वो उस तरफ शिफ्ट होता है, तो प्रेशर हाई तो वो कम मोल की तरफ जाएगा। दूसरा है ऑप्टिमल टेम्परेचर, कूलिंग करेंगे 450 पे। लोअर टेम्परेचर फेवर करेगा अमोनिया फार्मेशन, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम कूल डाउन करेंगे तो हमारी आउटपुट ज़्यादा होगी। थर्ड है कैटलिस्ट, आयरन विद प्रोमोटेज। कैटलिस्ट डालने से हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। तो फेरस कैटलिस्ट लोअर कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी, स्पीड ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन इक्वली, वाइल इट डज नॉट चेंज द यील्ड। ये यील्ड को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों को स्पीड अप कर देगा। ये लो करेगा कि सिस्टम रीच करे इक्विलिब्रियम में फास्टर। और फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूसली हम अमोनिया को रिमूव करते जाएं। अगर प्रोडक्ट को हम रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। रिमूविंग अमोनिया फार्म रिएक्शन वेसल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द प्रोड्यूस मोर अमोनिया टू रिप्लेस व्हाट वी रिमूव। Evaluate करें रोल ऑफ हेलोकेन इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और राइट एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल अलॉन्ग विद केमिकल रिएक्शन। हेलोकेन और वर्सेटाइल होते हैं ड्यू टू देयर पोलर कार्बन होलोजन बॉन्ड की वजह से। वो अनेबल करते हैं न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 है, या एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें E1 और E2 है। फिर देखिए फॉर्मेशन अल्कोहल में न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इथाइल ब्रोमाइड NaOH के साथ ऐड करके इथाइल अल्कोहल और NaBr बना देगा। फिर फॉर्मेशन अल्कीन में प्रोपाइल ब्रोमाइड अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में इथीन KBr और H2O बनाएगा और ग्रीन नाइट्रोजन सिंथेसाइज होगी, जिसमें इथाइल ब्रोमाइड MD के साथ रेड करके ग्रीन नाइट्रोजन बनाएगा। फोर्थ में विलियमसन ईथर सिंथेसाइज होगा, जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड NaOCH2CH3 से रेड करके हमारे पास ईथर और साथ में NaBr बना देगा। एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। उन्हें क्या राइट करें स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑल पॉसिबल कंपाउंड क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप होगा, इससे हमारा प्रोपानॉल बन सकता है जिसे हम कह सकते हैं एल्डिहाइड। फिर कीटोन भी इसमें बन सकता है CH3COCH3। फिर प्रोपाइलीन ऑक्साइड इपॉक्साइड भी बन सकता है और अल्काइल अल्कोहल या हाली अल्कोहल भी बन सकता है, अल्कीन अल्कोहल। सेकंड में गिव वन रिएक्शन दैट कैन डिफरेंशिएट देम। तो प्रोपानॉल यानी कि एल्डिहाइड के लिए रिड्यूस करेगा टोलेंस रीजेंट फॉर्मिंग अ सिल्वर मिरर टेस्ट। प्रोपानॉन जो कीटोन होंगे और दूसरे अदर वो रिएक्ट नहीं करेंगे। टोलेंट टेस्ट का रिएक्शन हमने यहाँ पे दे दिया। नंबर 3 है व्हाट प्रोडक्ट विल यू गेट व्हेन दीज कंपाउंड रिएक्ट विद 2,4-DNPH। रिएक्शन विद 2,4-DNPH एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म ओरिन पैरिस्पेशन करेंगे हाइड्रोजोन्स। प्रोपानॉल एंड प्रोपानोल विल रिएक्ट अदर अपोक्साइड अल्कोहल विल नॉट, तो दूसरे रिएक्टेंट नहीं करेंगे। फिर है कैन यू यूज आइडोफॉर्म टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, गिव रीजन अलॉन्ग विद रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोपानोन विद मिथाइल कीटोन ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना जरूरी है, गिव येलो आइडोफॉर्म पैरिस्पेशन विद आयोडीन एंड NaOH। प्रोपानॉल और अदर रिएक्ट नहीं करेंगे और ये हमने इनका रिएक्शन दे दिए। यहाँ पे एरो ऐसे आना था। ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आर के सेकंड पोर्शन वाला करेंगे, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, जिसे हमें क्वेश्चन नंबर 7 का नाम दिया है। हमें एक रिएक्शन दिया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। राइट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये हमने रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिखी है। तो रेट रॉ लिखने के लिए हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्डर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सेकंड ऑर्डर साथ में के लगा दिया, तो रेट की एक्सप्रेशन बन गई। तो प्रेडिक्ट करें ओवरऑल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका 2 इसका 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए? इफेक्ट ऑफ डबलिंग द नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंस द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम रेट इंक्रीज कर दें तो डबल कर दें तो रेट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नो रेट इज 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल रेट। डी में एट सर्टेन टेम्परेचर K फाउंड टू बी दिस 220 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, डेसीमीटर +6 प्लस सेकेंड, और हाइड्रोजन और एनोड मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन है 1.50 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। तो K की वैल्यू दी हुई है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है, रेट लॉ में हम यहाँ पे और यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मेन पॉइंट्स ऑफ VBD वैलेंस बैंड थ्योरी, हाउ डज दिस थ्योरी suggest that H2O is sp3 hybridized, explain its structure। तो मेन पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बॉन्ड फॉर्म विया ओवरलैप आ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एग्जांपल है sp3 या sp2। और डायरेक्शनलिटी आएगी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज, एग्जांपल है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3 की। अब एप्लीकेशन H2 देखते हैं, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अंडरगो करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 2s और 3 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 sp3 ऑर्बिटल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम और 2 sp3 ऑर्बिटल होल्ड लून पेयर, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, बेंड शेप होगी ड्यू टू लून पेयर ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे आप डायग्राम पे देख भी सकते हैं, 2 लून पेयर और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड पेयर हैं वाटर मॉलिक्यूल के, और बेंड शेप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
नहायत ही मशहूर क्वेश्चन है, हाउ मच मास ऑफ अ सेक्स रिएक्टेंट इज लेफ्ट आफ्टर 40.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद 196 ग्राम ऑफ H2SO4। इस रिएक्शन भी दिया हुआ है, साथ में मैथ भी दिया हुआ है। हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लिया और मैस ऑफ एल्युमिनियम से हमने गिवन मैस और मोलर मैस से मोल निकाल लिए। हमने H2SO4 का मोलर मैस निकाला, गिवन मैस और मोलर मैस उसके मोल निकाल लिए। मोल रेशियो निकाल ली 2:3। तो रिक्वायर्ड H2SO4 फॉर 1.5 मोल ऑफ एल्युमिनियम होगा 3/2 मोल रेशियो मल्टीप्लाई 1.5 इज 2.25। हमारा अवेलेबल H2SO4 2 मोल, इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा H2SO4। और H2SO4 कंज्यूम हुआ है 2 मोल, तो 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम जो कंज्यूम होगा वो होगा 1.33 मोल। एल्युमिनियम के टोटल मोल आए थे 1.5, कंज्यूम है 1.33, बाकी जो बचे वो रिएक्टेंट इन एक्सेस था, और रिएक्टेंट इन एक्सेस था 0.17 मोल, और इसको मोलर मैस एल्युमिनियम से मल्टीप्लाई किया तो इतना रिएक्टेंट इन एक्सेस हमारा बच गया 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। चैप्टर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूटानॉल may be converted to pentanoic acid in 3 stages process which uses butanol as the only organic compound। तो ब्यूटानॉल फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में बन जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के एंड एल। तो ए में स्ट्रक्चर फार्मूला के हमारा होगा ब्यूटानॉल, जिसका हमने फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब ब्यूटानॉल, ये ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटानॉल से पैदा होगा, यहाँ पे मैंने फार्मूला ड्रॉ कर दिए। और जो एल होगा वो होगा पेंटानाइट्राइल, जिसका फार्मूला होगा CH3, फिर 3 दफ़ा CH2, फिर साइनाइड CN। ये रिएक्शन होगा ब्यूटानॉल का विद हाइड्रोजन साइनाइड, जिसे कहेंगे न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन। बी है सुगेस्ट रिएक्टेंट फॉर ई स्टेप्स। स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन होगी, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेप 2 में एडिशन होगी हाइड्रोजन साइनाइड की। स्टेप 3 में हाइड्रोलाइसिस होगी, डिड्यूल HCl या H2O एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रिल करेगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सी में है राइट द केमिकल टेस्ट टू कंफर्म द पेंटानोइक एसिड फॉर्म। तो केमिकल टेस्ट होगा पेंटानोइक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो सकता है, ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट एफरसेंस CO2 गैस कंफर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर CO2 गैस रिलीज हो रही है तो ये कंफर्म कर देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है जब इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। ये इसकी केमिकल रिएक्शन की स्टेटमेंट। अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेक्शन A, B, C चैप्टर वाइज और सॉल्व MCQs की तरफ। चैप्टर 1 के हमने यहाँ MCQs दिए हैं, साथ में सोल्यूशन भी दिया है। चैप्टर 2 में इस चैप्टर 1 का सेक्शन B और सेक्शन C के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। चैप्टर 2 के लिए MCQs और उनका सोल्यूशन, और चैप्टर 2 के लिए सेक्शन B और सेक्शन C के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में सॉल्व एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस, वाई 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड कॉपर एंड 4s पार्शियल फिल्ड, इसका आंसर, साथ में रीजन देंगे कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं था, उसका आंसर, साथ में स्टूडेंट का मंथली टेस्ट, उसमें इंपॉर्टेंट MCQs, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट MCQs, कॉन्सेप्चुअल MCQs, SLO बेस और उनका सोल्यूशन, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MOT नाइट्रोजन मालिक्यूल के बारे में। इस चैप्टर के सेक्शन B और सेक्शन C के कौन कौन से SLO बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ में एडिशनल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के क्वेश्चन और साथ में सोल्यूशन, मजीद क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई MOT सुपीरियर है VBT से, इनके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का डिफरेंस, और साथ में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, एक स्टूडेंट का टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से स्टूडेंट का टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे चैप्टर 4, 5, 6 के लिए सेम थिंग्स। चैप्टर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला हम क्वेश्चन अपने पेपर में सॉल्व भी करके आए हैं। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन, लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग एटम में डिफरेंस, मैग्नीशियम एटम ट्वाइस हैवियर होता है कार्बन एटम से क्यों, जस्टिफाई करें उनका सोल्यूशन, एक्चुअल लीड और थ्योरेटिकल लीड में डिफरेंस, साथ में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विद सोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व MCQs, साथ में सेक्शन B और सेक्शन C के SLO बेस क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ में एडिशनल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और आंसर्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उनके सोल्यूशंस, एमआरओ सॉलिड और क्रिस्टल सॉलिड में डिफरेंस। नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व MCQs, सेक्शन B और सेक्शन C के SLO बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मजीद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 और 15 मैंने नहीं लिखे, इसी नंबर देख लीजिए चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 और 15। चैप्टर 6, 7, 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट, इसमें ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मजीद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को मेंशन करना क्यों जरूरी है, उसका सोल्यूशन, इंथॉल्पी जो है इंथॉल्पी चेंज वो स्टेट फंक्शन है लेकिन हीट नहीं है, उसका सोल्यूशन, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस, क्या स्टैंडर्ड इंथॉल्पी रिएक्टेंट की डेल्टा H ऑफ नेगेटिव हो सकती है, उसका सोल्यूशन, हीट ऑफ कम्बस्टन ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शन B और सेक्शन C के क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे चैप्टर 7 और 8 की तरफ। पहला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और उसका सोल्यूशन, मजीद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ये जरूरी नहीं होता कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इक्वल हो, क्यों, उसका सोल्यूशन, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन और अनदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व MCQs, सेक्शन B और C के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल SLO बेस्ड क्वेश्चन, सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड फ्रॉम द चैप्टर्स। चैप्टर 8 के मजीद कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, KP KC KX KN इक्वल होते हैं, उसका सोल्यूशन, एक SLO बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विद सोल्यूशन, सॉल्बिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर ये इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस। चैप्टर के सॉल्व MCQs, सेक्शन B और सेक्शन C के SLO बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर और एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 9B शामिल है, कुछ कॉन्सेप्चुअल SLO बेस क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन, मजीद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन दिया गया है।
एक SLO बेस्ड न्यूमेरिकल्स और उसका सोल्यूशन, चैप्टर के सॉल्व MCQs और सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे चैप्टर 10, 11, 12 की तरफ। चैप्टर 10 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बुक एंड एक्सरसाइज, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन, मजीद कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद सोल्यूशंस, चैप्टर के सॉल्व MCQs SLO बेस्ड, सेक्शन बी और सेक्शन सी के SLO बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व MCQs और सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चंस। चैप्टर 12 और एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस चैप्टर के सॉल्व MCQs SLO बेस्ड विद सोल्यूशन, सेक्शन बी और सेक्शन सी में SLO बेस्ड इनमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम चलेंगे चैप्टर 13 और 14 की तरफ। सॉल्व MCQs, चैप्टर 13 के सेक्शन बी और सेक्शन सी के चंद क्वेश्चन और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, सॉल्व MCQs, सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस। चैप्टर 15 एक्सरसाइज और चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर और एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट 3, मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑर्गन हिस्ट्री से यूनिट 15 का टेस्ट 2 स्टूडेंट का लिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ऑर्गन हिस्ट्री का टेस्ट 4, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद उनका सोल्यूशन, मजीद सोल्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व MCQs और सेक्शन बी और सेक्शन सी के SLO बेस्ड क्वेश्चंस। अब करेंगे चैप्टर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट 3, मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर से लिए गए, हाइड्रोकार्बन के मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एस्ट्रा कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद सोल्यूशन, मजीद सोल्यूशन, SLO बेस्ड कुछ सॉल्व MCQs और सेक्शन बी और सेक्शन सी के SLO बेस्ड क्वेश्चंस। चैप्टर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर, मजीद टेस्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद सोल्यूशन, सॉल्व MCQs और सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस। चैप्टर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट, मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन, मजीद सोल्यूशन, सेक्शन ए के सॉल्व MCQs, सेक्शन बी और सेक्शन सी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे चैप्टर 19 की तरफ। चैप्टर 19 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट, मजीद क्वेश्चंस का टेस्ट, मजीद क्वेश्चंस का टेस्ट, कुछ सॉल्व कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, सॉल्व MCQs और सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस। चैप्टर 20 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन, मजीद सोल्यूशन। आप 21 से एंड तक जाएंगे। 21 चैप्टर का स्टूडेंट का टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट, सॉल्व MCQs और सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व MCQs, सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुख्तलिफ चैप्टर से सेलेक्ट किए गए रैंडम क्वेश्चंस, चैप्टर 4, 5, 16, 17, 15 रैंडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए। कुछ यहाँ पे भी हमने रैंडम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट के लिए, और कुछ यहाँ भी हमने रैंडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मुख्तलिफ चैप्टर से, इनका पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है। और लास्ट में एक मॉडल पेपर जो सॉल्व हुआ है, तमाम MCQs जो सॉल्व हैं, तमाम MCQs के आंसर के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, मॉडल पेपर का सोल्यूशन और मॉडल पेपर के सेक्शन बी के पार्ट और सेक्शन सी का पार्ट। थैंक यू माय फ्रेंड्स।